कल जी कल के जलसे का एक क्लिप जरा देख लें और उसके ऊपर एक क्विक कमेंट आप दोनों से लेंगे। जरा वो क्लिप निकालिए जहां पे खान साहब गरज बरस रहे हैं। वाह, जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अभी ये जरा सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उन्होंने उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? जी शुक्रिया नहीं अदा किया। वैसे मुजम्मिल साहब दसो जी किदू सुना रहे सन? देखिए मैं समझता हूँ कि खान साहब जो है ना वो अब एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है ना इंटरनेशनल फोर्सेस ने निकाला और मुझे क्यों निकाला, मुझे आलमी ताकतों ने निकाला। मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी कहा कि वो कहेंगे मैंने रूस का दौरा किया था इसलिए निकाला, मुझे अमेरिका ने निकाला, मुझे जो मगरिब ने निकाला क्योंकि मैंने तो जो बड़ी खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की इसकी बात की थी। देखें अगर तीन सफीरों ने वो प्रेस रिलीज जारी किया, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत अगर सफीरों ने अनडिप्लोमेटिक हरकत की है कि वो प्रेस रिलीज जारी नहीं कर सकते, सही बात है, उन्हें फॉरेन ऑफिस से बात करनी चाहिए। फॉरेन डेस्क मौजूद है यूरोपियन यूनियन का, वो डीजी फॉरेन डेस्क यूरोपियन यूनियन के पास जाते हैं और कहते हैं हम मिलना चाहते हैं फॉरेन मिनिस्टर से, हम ये बात करना चाहते हैं, हमारे ये कंसर्न है। जो डिप्लोमेटिक चैनल है उन्हें प्रेस रिलीज नहीं जारी करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया तो आप उनको मुल्क से निकाल देते। आप कहते कि जी इन सफीरों ने सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की है और हम इनको अपने मुल्क में सफीर नहीं रखते हैं, इन्होंने अनडिप्लोमेटिक। आप जलसों में तो नहीं ना इसकी बात करेंगे। जो डिप्लोमेसी की क्या जुबान है, उसमें यह है कि अगर कोई सफीर आपके मुल्क में ऐसी हरकत करता है जो आपको काबिल कबूल नहीं है, आप उस सफीर को अपने मुल्क से निकाल देते हैं और अगले मुल्क को कहते हैं कोई नया सफीर नामजद कर दें। और ऐसा सैकड़ों बार हुआ है दुनिया के अंदर। और अगर आप निकालें तो ज्यादा से ज्यादा ये है कि अगला भी आपका सफीर निकाल देता है। तो अगर खान साहब में बहुत जुर्रत और हिम्मत थी तो वो यूरोपियन यूनियन के सफीरों को निकाल देते और कहते कि नए सफीर लाएं। आज एक टेलीफोन कॉल पे तो ढेर ना हो जाते। आज यूक्रेन पर जो है फौजी कशीदगी पर तहफुजात का भी इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं आज जो है फौज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज टोन ही बदल ली है उन्होंने यूक्रेन पे सारी, और आज जो है कि हम जो है यूक्रेन पर का फौजी तनाजा नहीं होना चाहिए, अमन से हल होना चाहिए। कल तक कह रहे थे कि हम रूस के हमले की मजम्मत नहीं करेंगे, आज फौज कशी की मजम्मत करनी शुरू कर दी है। तो फिर एक फोन कॉल का इंतजार था सिर्फ आपको यूरोपियन यूनियन से कि वो नहीं आ रही, कल आपको बाइडेन की फोन कॉल का इंतजार है। तो पर्सनल ईगोज हैं, ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है। खान साहब का ख्याल है कि उनको वेस्ट ने उनको उस तरह वेलकम नहीं किया, उनके साथ नहीं दिया आईएमएफ के इशू पर। अगर आईएमएफ से वेवर मिल जाते तो उनको शायद इतनी सख्त शराइत का सामना ना करना पड़ता और ये और वो। और अगर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह भी दिया था तो उस पर वेस्ट को इतना नाराज नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेटिक काम नहीं है।
डिप्लोमेसी की ये जुबान नहीं है और डिप्लोमेसी का ये तरीकाकार नहीं है, इसका कोई मुल्क को फायदा नहीं, इसका बिलाखिर मुल्क को जलसों से डिप्लोमेसी नहीं की जा सकती। जी अगर माजी में भी किसी हुक्मरान ने जलसों से डिप्लोमेसी की है तो उस हुक्मरान को भी उसका नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है। लोग मिसालें देते हैं कि जी भुट्टो साहब ने जलसे में अमेरिका को ये कह दिया, नहीं कहना चाहिए था भुट्टो साहब को भी, लेकिन ना वो डिप्लोमेसी नहीं थी, वो बात कहाँ तक चली गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई ठीक बात नहीं है, ना इसका पाकिस्तान को फायदा होगा ना इमरान खान को फायदा। जी सोलंकी साहब, आपका क्विक कमेंट। देखिए मैं बड़ी हद तक मुजम्मिल से इत्तेफाक करता हूँ। अगर इमरान खान मगरिब को अच्छी तरह से समझते हैं और दुनिया को अच्छी तरह से समझते हैं तो उनको ये भी पता होगा कि कौन से ममालिक किस पर किस वक्त दबाव डालते हैं, किस वक्त खामोशी अख्तियार करते हैं, उसकी जो वजूहात हैं वो भी उनको मालूम होंगी। ये जो यूरोप से और अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि जी आपने इंडिया को खत क्यों नहीं लिखा, तो और कश्मीर का भी जिक्र किया, तो ये जरा अपने जो मुसलमान भाई मुमालिक है ना, सऊदी अरब है, यूएई है, इनसे जरा पूछें कि उन्होंने कितने खत लिखे हैं मोदी को कि कश्मीर में आप जो है वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है। जब 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने आर्टिकल 370 और 35 ए खत्म किया था तो कितने मुसलमान और अरब ममालिक ने मजम्मत की थी भारत की, तो वो नहीं करते। ये ऐसा ही होता है कि ममालिक जो है वो अपने जो मफादात हैं उनको खतरे में नहीं, उनको खतरे में नहीं डालते। भारत यूरोप और अमेरिका के लिए अहम है, इसलिए वो एक हद तक ही उन पे दबाव डालेंगे, वो इतना ओपन डिफाइंस नहीं करेंगे। भारत जो है वो यूरोपीय और अमेरिकी इमदाद पे नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं इमदाद पे भी। तिजारत जो थोड़ी बहुत है हमारी, आधी से ज्यादा वो यूरोप और अमेरिका के साथ है, रूस के साथ तो वो है नहीं। तो आप अपने मफादात को देखें। अब मिसाल के तौर पर अभी तक जो वीगर जो आबादी है चीन के अंदर शिनजियांग में, उसके हवाले से जो बैनुल अक़वामी तंजीमों के जो तफसीलात आई हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की, ह्यूमन राइट्स वॉच की, यूएन के मुख्तलिफ इदारों की, उसके हवाले से इमरान खान से जब भी पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं कि जी चीनी हमारे दोस्त हैं, वो पसंद नहीं करते कि हम पब्लिकली उनके बारे में बात करें, और हमने अपना सफीर भेजा था, वो देख के आया है, वहां पर कोई मसला नहीं है। देखिए जी, पहले तो उन्होंने तो ये क्या है? पहले तो उन्होंने कहा था मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन है वीगर? तो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं उनका तकाजा ये है कि इन मसाइल पर पब्लिक गुफ्तगू ना की जाए, न प्रेस रिलीज और दूसरी बात यह दिया जाए, और दूसरी बात यह है, और दूसरी बात ये कि क्या हमने अपने कबायली इलाकों में रद्दुल फसाद, दरबे अज़ब और ये तमाम ऑपरेशंस नहीं किए हैं? जी बिल्कुल किए हैं। देखिए जी ये जो और उन ऑपरेशंस के नतीजे में क्या हुआ है? देखिए जी वो बिल्कुल वो उसके मुस्बत और मनफी दोनों रद्द-ए-अमल आए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये सिंपलिस्टिक चूरन जो है ना, सादा लो अवाम को मजीद उल्लू बनाने वाला जो काम है, ये छोड़ दें खान साहब। और सबसे बड़ी तो ये बात है कि देखिए ठीक है, इससे नुकसान मुल्क का होगा, मुल्क की मईशत खराब होगी। मैं यही अर्ज करने वाला था। जिनको ये कौम परस्ती का और इसका खुददारी का चूरन बेच रहे हैं, वो अवाम सफर करेंगे। अवाम 300 कैनाल के महल में नहीं रहते जहां पर इमरान खान रहते हैं। वैसे सोलंकी साहब, अवाम बिलावल हाउस और जाती उमरा में भी नहीं रहते, बात तो एक ही है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई डिफायंस नहीं की जी। हाँ, न जरदारी ने, न नवाज शरीफ ने
इस लाइन पर डाला है कि जाके जी वो अमेरिका और यूरोप को और दूसरी बात ये है कि अयूब खान मुजम्मिल साहब ने बड़ा ज़ियाउल्लाह गुस्सा आया है, मैं जाती हूँ, चलो मैं मॉडल टाउन का ना ले लेना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ले लें। अमेरिका और मगरिब के साथ जाने का जो फैसला है वो तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया, चाहे अयूब खान ने किया, चाहे ज़ियाउल हक ने किया, चाहे मुशर्रफ ने किया। जी देखिए ना, तो वो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को कैसे दिलाए? मुजम्मिल जिन लोगों ने अमेरिका के साथ जाने का वादा किया उनमें से एक जनरल अयूब खान है, जिनका नाम लेकर इमरान खान के चेहरे पे ईमानी नूर आ जाता है कि बड़ी तरक्की हो रही थी उस जमाने में। दूसरे परवेज मुशर्रफ है, जिनके रेफरेंडम के लिए मुहिम चलाई थी इमरान खान ने, और जब 9/11 हुआ तो इन्होंने इंटरव्यू दिए इमरान खान ने कि ये मुशर्रफ के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, वो प्रेसिडेंट और क्या करते। तो ये क्या बातें कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? देखिए बात ये ना, इसको कहते हैं ना, इसमें ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। खान साहब का जो मैं चूरन की बात यही कर रहा था कि ये इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट बात है कि अगर आपने अवाम को वाकई ही में एक इनकलाबी लीडर के तौर पर उनको आपने सही रास्ता दिखाना, तो फिर वो नाम लेके बताएं कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा तारीख जो है और अमेरिका के साथ असल इत्तेहादी जो पॉलिसी है वो तो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का 1947 से फैसला है, आज तक हनूज जारी है, उसमें कोई रुकावट, कोई रखना नहीं आया। आज भी वही पॉलिसी है, आज भी वही एफर्ट्स हैं, आज भी वही तशवीश है, आज भी वही खदशात हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं मुजम्मिल साहब ने जो बात कही ना कि वो इनडायरेक्टली उनको बता रहे थे, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि ये जो है, अगर तो उनमें इतनी हिम्मत और जरूरत है तो फिर ठीक है, फिर खड़े होकर कहें कि जी मैं मगरिब के साथ नहीं चलना चाहता और ये जो इदारे मुझे लेकर आए हैं पावर में, ये मगरिब को सपोर्ट करते रहे हैं। ये तो हिम्मत है नहीं करने की। नहीं तो फिर उनने चाहिए था, उनमें जरूरत थी तो आर्मी चीफ को वेस्ट के दौरे पे जाने से रोक देते। नहीं जी, नहीं रोक भी देते, वो तो खैर कहाँ रोकना है उन्होंने। बहरहाल नहीं, अमेरिका इतना बुरा था तो ट्रंप के पास क्या लेने गए थे? और जब ट्रंप से मिल के आए तो जो उनके चेहरे पर ईमानी नूर था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और उन्होंने ऐलान किया कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, वो क्या मास्को से जीत कर आए थे या वाशिंगटन से जीत के आए थे? नहीं सुलगी साहब, आप वो भूल रहे हैं फूलों के हार। आज जो सारे बैनुल अक़वामी साजिश की रट लगा रहे हैं, वो सारे एयरपोर्ट पर खड़े बड़े बड़े हार लेके खड़े हुए थे कि जैसे वो वॉशिंगटन डीसी के ऊपर जो है ना वो फतह करके आ गए हैं और उसको उन्होंने एनेक्स कर दिया, पाकिस्तान की कॉलोनी बना दिया है। कि कमाल है। बहरहाल बाइडेन इतना बुरा है तो उसकी फोन कॉल का इंतजार क्यों है, उसका शिकवा क्यों है, उसका दुखड़ा क्यों सुनाते हैं? आपके कौमी सलामती के मुशीर जो है वो जाकर जो है वो उधर नहीं, देखिए गरीबा बनाते हैं वाशिंगटन में, क्यों करते हैं? देखिए असल मामला ये है, असल मामला इस पूरी चीज का मसला ये हो जाएगा कि ये भुट्टो साहब ने ये पत्ता खेला था और सही भी खेला था बड़े हद तक, लेकिन भुट्टो साहब के साथ अवाम थे। आज के जो पाकिस्तान है उसके चारों सूबों में भुट्टो साहब की पॉलिटिकल सपोर्ट थी, हमदर्दियां थी, इंटरनेशनल राय आमा उनके साथ थी, पाकिस्तान की सिविल आज भी है, क्योंकि उन्होंने तख्ताएदार पे जाते हुए यू टर्न नहीं लिया था और इस तरह से अजीम लीडर नहीं बने थे यू टर्न लेने से। जी, तो वो मतलब ये कि वो उनके साथ थे, आज के मामलात वो नहीं है। और ये जो कुछ कर रहे हैं खान साहब, इससे मुल्क को यही नुकसान होता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वहां पे हमारी $6 अरब की एक्सपोर्ट्स जाती हैं, अमेरिका में कोई 4 से 5 अरब के दरमियान हमारी एक्सपोर्ट्स जाती हैं, यूरोपियन ममालिक में मजीद कुछ अरब जाती हैं। और अगर इन मुल्कों को और जो खलीजी ममालिक हैं वो भी अमेरिकी और मगरबी इत्तेहाद के हलीफ हैं, वो भी उनके साथ हैं। जी बिल्कुल। और अगर और हाँ जी, खलीजी यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, वो पुतिन के हलीफ नहीं है वो। आज एक दोस्त ने कहा कि खान साहब को कहें कि इंटरनेशनल मार्केट में रशियन ऑयल $30 कम पे अवेलेबल है, खरीद लें। ले है ना। किसने रोका है?
ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। अच्छा जी, मैं नहीं तो फिर नहीं हो पाएगी तो फिर मॉस्को से लेना क्या है? ये फिर वो देखिए जो हमें कहते थे कि हमने उनसे एनर्जी लेनी है, तेल लेना है, अगर आप खरीद ही नहीं सकते, वो $30 कम पे अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, वो खरीदार नहीं है उस तेल का एक वक्त। ये सारे आलमी मुजम्मिल साजिश के मुजम्मिल उनसे अम्ब लेना है, अम्ब। ये स्क्रीन पे मेरा देखिए। मतलब जरूरत है तो कहें रूस से हमने तेल खरीदने का मुआहदा कर लिया है, हम उनसे लोकल करेंसी में तेल खरीद रहे हैं, करता है वो आपसे लोकल करेंसी में आपके रुपए के बदले ले लेगा? नहीं, देखिए ये तो खैर वो तो ये नहीं हो, आपको भी पता मुजम्मिल साहब, ये नहीं होगा। बात असल में ये है कि दो तीन चीजें हैं जो कि बड़ी खतरनाक हैं। एक सबसे पहली तो चीज ये है कि ये इस तरह की जो तड़ियां बड़ियां और जबान इस्तेमाल करना, एक तो खैर आपने कहा कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की नफी है और खारिजा पॉलिसी इस तरह नहीं चलाई जाती, इसीलिए भी आज हमारे बाखबर जराए बता रहे हैं कि दफ्तर खारिजा जो है उसमें बहुत ज्यादा टेंशन है इस बात की, और वो प्राइवेट मुझे नहीं मालूम कि आज जो यूरोपीय यूनियन के सदर के साथ जो फोन पर गुफ्तगू हुई है इमरान खान की, वो हमारी दरखास्त पे हुई है या उन्होंने की है, मैंने अभी तफसीलात चेक नहीं की जी। लेकिन देखिए वो सोलंकी साहब, वो तफसीलात तो बिल्कुल वो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो खान साहब का ट्वीट है वो बहुत ही मजेदार है। उसमें उन्होंने दोबारा पेशकश की है इस मसले के लिए सुलह सफाई कराने की। खान साहब ने पहले ईरान और सऊदी अरब में सुलह करानी थी, वो मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। उसके बाद चीन और अमेरिका के दरमियान सुलह करानी थी, उसमें उनको कामयाबी मिल गई। अब खान साहब रूस और यूक्रेन के अंदर सुलह कराएंगे, तो बाकी चीजें छोड़े ना पाकिस्तान को। आप जो नोबेल इनाम ने अमन का, फवाद चौधरी साहब ने खुद ट्वीट किया ना, उन्होंने कहा कि उनको दरखास्त आई है कि सालिसी करवाएं। तो बहरहाल देखिए, ये तो सियासी वो डैमेज कंट्रोल है, और इंटरव्यू भी दिया फवाद चौधरी ने। लेकिन देखिए बात ये है कि ये तीन चीजें बड़ी खतरनाक डायरेक्शन में गई हैं। पहली तो ये मगरिब को डिसमिस करना, ईयू को और अमेरिका को, इससे हमारा GSP प्लस जो है वो रीनिगोशिएट होना है, और हमारा IMF प्रोग्राम जो अभी अभी उस पर दस्तखत हुए हैं। दूसरी जो चीज की है वो IMF प्रोग्राम की माहिदा के बरक्स जो है पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों में जो कमी की गई है अवाम को खुश करने के लिए, जाते जाते तोहफा देने के लिए, उससे IMF भी नाराज होगा और उनका रिव्यू मिशन भी आ रहा है। और तीसरी जो उससे भी सबसे बढ़कर खतरनाक बात यह है कि उन्होंने अब ये एक बयानिया बना दिया है कि कल को अगर बाकी ये तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है फर्ज, और नया वजीर आजम आता है और वो कहता है कि जी मैं मगरिब के साथ ताल्लुकात ठीक करूंगा, और बाइडेन जो है वो गलती से फोन भी कर लेता है, तो इन्होंने और इनके इंसाफी टोलों ने ये कहना देखो देखो साजिश की थी। और आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि व्हाट्सएप ग्रुपों में हो रहा है कि जी नया अमेरिकी सफीर जो जिसकी तैनाती हुई है, मैं वो काश के दिखा सकता लेकिन मैं फेक न्यूज नहीं फैलाना चाहता, तो वो उसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लगा के कहा है कि जी देखो इसकी तैनाती हुई है उस मरहले पे जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही है और ये फंड कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को निकालने के लिए। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट, पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की फ्यूचर ट्रैजेक्टरी और आलमी माहिदों के लिए एक बहुत डेंजरस गेम है। अपनी डोमेस्टिक सियासत के लिए 4 दिन की चांदनी के लिए आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पे नहीं लगा सकते। खुदारा इमरान खान के हवारी और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से भी मेरी यही इस्तदा होगी कि वो इनको कॉल करें और इनको बताएं कि इस तरह आप मुल्क में पोलराइजेशन और नफरत और गलत बयानी मत फैलाएं, क्योंकि पाकिस्तान का सब मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, रूस और चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि मगरिब को गालियां देकर। हमें आजाद खारिजा पॉलिसी का मतलब है कि हम हर एक से अपने मुल्की मफादात के तहत आजादाना तौर पर इंगेज करें और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए कुछ करें। ये मामला अगली हुकूमत के लिए ये जो है इसको कहते हैं लैंड माइन्स बिछाना, बारूदी सरुंगे 1 2 3 4, और कोई भी वजीर आजम अगला आएगा अगर नहीं भी कामयाब होती है अदम एतमाद की तरीक, तो साल बाद तो आएगा, ये PTI को तो वोट नहीं मिलने के फिर इलेक्शन होगा, तो उसके लिए आप क्या सरुंगे बिछा रहे हैं उस गवर्नमेंट के लिए? ये तो मतलब इस तरह की चीज हमने देखी नहीं माजी में। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ, हमारा वक्त खत्म हो गया है। साबिक सदर रफीक तारड़ साहब जो है वो भी आ गए हैं। रजा हम उन पे क्योंकि जब हम
तारड़ साहब के बारे में बात करेंगे तो वो बिल्कुल आखिरी बात होगी, तो मैं एक खबर दे दूं जी अभी, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ये जिस तरह की पॉलिसियां अख्तियार कर रहे हैं, जो कि आपने सही बताया कि कौमी मफाद में होनी चाहिए, ये अभी हमें समझना बाकी है कि ये हमारा कौन सा कौमी मफाद था कि जब पुतिन लश्कर लेकर यूक्रेन पे चढ़ाई करने जा रहा था, तो वहां पर उस वक्त जाकर वहां दौरा करना और मॉस्को एयरपोर्ट पे ये कहना कि बड़े एक्साइटिंग वक्त पे मैं मॉस्को में आया हूं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन खबर ये है कि आईएमएफ का जो रिव्यू है, 7वां जायजा, वो 4 मार्च को शुरू हुआ था और 11 मार्च को खत्म होगा। और मुझे, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये, जैसा कि डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा था कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो उसको खत्म ही समझें। $3 अरब आपको मिल गए हैं, बाकी जो $3 अरब है वो आपको नहीं मिलने वाले। जी, ये बिल्कुल मुमकिनात में शामिल है और इसको हम देख लेते हैं।